हेलो एवरीवन। आज हम फिज़िक्स के पेपर 3 जो है सेकेंड ईयर का आपका ऑप्टिक्स प्रकाशिकी, उसके अंतर्गत डिफ्रैक्शन में फ्रानहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन का एक और उदाहरण पढ़ेंगे, जिसमें आज हम थ्योरी ऑफ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रीटिंग के बारे में जानेंगे कि ग्रीटिंग क्या होती है। और उससे पहले हम अब तक विवर्तन पढ़ चुके हैं और व्यतिकरण भी पढ़ चुके हैं काफ़ी सारा। तो विवर्तन व्यतिकरण में क्या क्या अंतर होते हैं ये डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम ग्रीटिंग की थ्योरी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्यतिकरण जो है, व्यतिकरण शब्द का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी बिंदु पर परिणामी आयाम दो या दो से अधिक कला संबद्ध स्रोतों से उत्पन्न द्वितीयक तरंगों के व्यतिकरण के कारण प्राप्त होता है, जबकि विवर्तन में एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से उत्पन्न द्वितीयक तरंगों के व्यतिकरण से किसी बिंदु पर आयाम प्राप्त हो जाता है। सेकंड, व्यतिकरण प्रतिरूप में उच्चिष्टों की तीव्रता बराबर होती है, जबकि विवर्तन में केंद्रीय उच्चिष्ट पर अधिकतम तीव्रता होती है तथा अन्य उच्चिष्टों की तीव्रता घटते हुए क्रम में पाई जाती है। थर्ड, व्यतिकरण प्रतिरूप में निम्निष्ट या मिनिमा सामान्यतया 0 तीव्रता के होते हैं, जबकि विवर्तन निम्निष्ट कभी भी 0 तीव्रता के नहीं होते हैं। चौथा, व्यतिकरण फ्रिंजें सामान्यतः समदूरी पर बनती हैं, जबकि विवर्तन फ्रिंजें कभी भी समान दूरी पर नहीं बनती हैं। अब हम देखेंगे कि जो समतल ग्रेटिंग है वो क्या होती है, इसको कैसे बनाते हैं हम, और इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे। समतल कांच की प्लेट की एक पृष्ठ पर पैनी हीरे की नोक द्वारा समदूरी पर समानांतर रेखाएं बनाई जाती है। रेखाओं को अत्यधिक पास खींचा जाता है और इसका जो ऑर्डर होता है वो 1 सेंटीमीटर में 10,000 रेखाओं के आसपास होता है, और इन रेखाओं के बीच का जो स्थान है वो पारदर्शी होता है, जबकि रेखाओं का खुदा हुआ स्थान अपारदर्शी होता है। इस पट्टिका को समतल पारगमन ग्रेटिंग या प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग कहते हैं। यदि कांच की प्लेट रज्जित हो तो यही समतल परावर्ती ग्रेटिंग बन जाती है, तथा यदि कांच की प्लेट अवतल रज्जित हो तो यही अवतल परावर्तक ग्रेटिंग बन जाती है। जब कोई समतल तरंगाग्र पारगमन ग्रेटिंग पर आपतित होता है तो पारदर्शी भागों से प्रकाश निष्कासित होता है एवं विवर्तन और व्यतिकरण की घटनाएं उत्पन्न होती है। चूँकि रेखाओं के बीच का जो अंतराल है वो तरंग लंबाई के कोटि का होता है, अतएव ग्रेटिंग द्वारा विचलित भी काफ़ी होता है। प्रकाश की तरंग लंबाई ज्ञात करने के लिए ग्रेटिंग एक बहुत उपयोगी साधन है। साधारणतया प्रयोगशाला में काम में आने वाली ग्रेटिंग मूल ग्रेटिंग की प्रतिकृति या रेप्लिकाज होती हैं। मूल ग्रेटिंग के पृष्ठ पर कोडोलियन घोल की पतली परत चढ़ाकर सुखा ली जाती है, और कोडोलियन की परत ग्रेटिंग पृष्ठ से हटाकर 2 कांच की प्लेटों के बीच में जमा दी जाती है। यह समतल पारगमन ग्रेटिंग का काम करती है। अब हम करेंगे इसका ग्रेटिंग का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। चित्र के अनुसार GG' एक समतल पारगमन ग्रेटिंग है, जिसकी n पारगमन स्लिटें कागज तल के अभिलंबित है। प्रत्येक स्लिट की डायग्राम से है, प्रत्येक स्लिट की जो चौड़ाई है वो बराबर है a है, और एक से दूसरी स्लिट के बीच का डिफरेंस a+b है। डायग्राम से हम देखें तो GG' ग्रेटिंग है। इसमें हमने बराबर सम दूरी पर ये लाइनें खींची हुई है। तो जो पारदर्शी और भाग है उसकी चौड़ाई b है, अपारदर्शी भाग की चौड़ाई a है। तो ये ये हम मान लेते हैं कि बीच में से जो पारदर्शी भाग में से प्रकाश आ रहा है उसमें उनको हम S1, S2, S3, Sn सोर्सेज मान लेते हैं। तो एक से दूसरे सोर्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये a/2 + b + a/2, दैट मीन्स a+b। तो हर एक सोर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो a+b हो जाएगा। अब ये सारा प्रकाश जब इस ग्रेटिंग पे गिरता है तो ये यहाँ से डेविएट होता है, डेविएट होके, और ये इसको हम लेंस लगाते हैं। लेंस से ये प्रकाश इकट्ठा होता है। पॉइंट P0 और P1 दो तरह की पॉइंट लिए हैं, जिसमें सबसे पहले मैं एक्सियल पॉइंट या अक्ष पर जो स्थित है पॉइंट इसको डिस्कस करती हूँ।
S1 S2 S3 से जो प्रकाश है अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा। जैसे ये थीटा डायरेक्शन में जा रहा है, कुछ ऐसा होगा जबकि थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, जो कि इसके थ्रू स्ट्रेट निकल जाएगा। और जो स्ट्रेट निकलेगा उसमें किसी तरह का कोई पथांतर नहीं होगा, सेम पाथ ट्रेवल करके जाएगा। इसलिए P0 पॉइंट पे वो सारा प्रकाश इकट्ठा होगा जो कि S1 S2 S3 Sn विभिन्न स्रोतों से थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे निकला है। तो P0 जो है वो अधिकतम तीव्रता का होगा, क्योंकि इस बिंदु पे जितनी भी हमारी किरणें मिल रही हैं वो किसी भी पथांतर के बिना मिल रही है, सेम पाथ में मिल रही है, सेम पाथ डिफरेंस है, सेम फेज डिफरेंस है। इसलिए P0 मैक्सिमम इंटेंसिटी का पॉइंट होगा। इसके बाद अब हम देखते हैं कि थीटा इंक्लाइन जो निकल रही है इसके अंदर से किरणें तरंगे वो किस तरह से करेंगी। जैसे ऊपर की तरफ थीटा है एंगल, सिमिलरली कुछ रेज ऐसी भी होंगी जो नीचे की तरफ थीटा एंगल, अलग अलग मतलब कि थीटा का जो वैल्यू है वो वेरी करेगी 0 से लेके अलग अलग एंगल्स पे, और डायरेक्शन भी ऊपर और नीचे। तो जैसे P' पॉइंट ऊपर है वैसा ही एक P' पॉइंट हमें नीचे भी मिलेगा जब ये थीटा डिग्री इंक्लाइन नीचे की तरफ होंगी। अब हम क्या कह रहे हैं, यहाँ से S1 से हमने एक परपेंडिकुलर डाला तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास Sn, ये जो Kn-1 बनाया है यहाँ तक का डिस्टेंस। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो पथांतर को शो करेगा, S2 के लिए पथांतर कम है, S3 के लिए थोड़ा ज़्यादा हुआ, Sn के लिए पथांतर मैक्सिमम होगा, और इसके आगे जो पाथ ट्रेवल हो रहा है वो पाथ आपका हमेशा सेम होगा। सिंगल स्लिट के लिए हम पहले निकाल चुके हैं कि सिंगल स्लिट से जब भी लाइट इस तरह से निकलती है तो हमेशा उसके अंदर जो आयाम होता है वो होता है A sin अल्फा अपॉन अल्फा। तो यहाँ ये कई सारी सिंगल स्लिट एक तरह से सीरीज़ में रखी हुई है। तो जो फर्स्ट सिंगल स्लिट है उसके थ्रू A sin अल्फा अपॉन अल्फा, ऐसे ही सेकेंड के कारण A sin अल्फा अपॉन अल्फा, इस तरह से ये n इस तरह के आयाम होंगे जो सारे के सारे आगे जुड़ जाएंगे और स्क्रीन पे हमें ये इमेज दिखाई देगी। स्लिट की चौड़ाई A तथा क्रमागत स्लिटों के बीच की दूरी B है। दूरी A प्लस B जो कि एक स्लिट के केंद्र से दूसरे स्लिट के केंद्र के बीच की दूरी है, ग्रेटिंग अंतराल कहलाती है। L एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी पर पर्दा XY रखा गया है। अब माना ग्रेटिंग पर समतल तरंगाग्र अभिलंब रूप से आपतित होता है। हाइगन के सिद्धांत के अनुसार स्लिट का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं का स्रोत बनता है, और एकल स्लिट से विवर्तन के सिद्धांत से हम जानते हैं कि एकल स्लिट से थीटा दिशा में जो है वो परिणामी आयाम क्या होगा, पहले कर चुके हैं हम ये। A इज इक्वल टू A0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा से, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तथा परिणामी तरंग की कला अल्फा होती है, और अल्फा में पता है 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो अल्फा हो गया पाई बाई लैम्डा इंटू A साइन थीटा। यह तरंग परिमाण की दृष्टि से स्लिट के मध्य बिंदु से चली हुई मान सकते हैं। अब माना स्लिट S1 S2 S3 Sn विभिन्न क्रमागत स्लिटों के मध्य बिंदु हैं। प्रत्येक स्लिट से थीटा कोण पर विवर्तित एक तरंग होगी जिनमें व्यतिकरण होता है। अब बिंदु S1 से S2 P2 पर एक लंब डालते हैं, जिससे चित्र के अनुसार स्पष्ट है कि S1 तथा S2 से थीटा कोण पर विवर्तित तरंगों में पथांतर कितना हो जाएगा। डायग्राम से S2 के हो जाएगा S1 S2 साइन ऑफ थीटा, और S1 S2 के भी ये दो है, दो सोर्स के भी हो जाएगी A प्लस बी। तो हमारे पास जो पथांतर आ गया A प्लस बी साइन ऑफ थीटा के बराबर आ गया। माना 2 बीटा इसके संगत कालांतर है, तो 2 बीटा हो गया 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, जो कि हमने समीकरण 3 से लिखा है A प्लस बी साइन ऑफ थीटा। यही कालांतर थीटा पर आनत, यदि कालांतर थीटा पर आनत कोई दो क्रमागत तरंगों के बीच होती है तो अतएव यह एक ग्रेटिंग के द्वारा जो A इज इक्वल टू A0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा जो आयाम है उसकी ये n तरंगे होंगी, जिनके बीच कालांतर हर बार उत्तरोत्तर क्रम में 2 बीटा के क्रम में बढ़ता हुआ होता है। इन तरंगों का परिणामी आयाम हम सदिश बहुभुज विधि या वेक्टर पॉलीगन मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। अब हमने ये डायग्राम जो है नेक्स्ट वाला, इसके अंदर देखते हैं, देखिए कि MP1 है, MP1 जो है ये शो करेगा फर्स्ट स्लिट के कारण आयाम,
P1 P2 सेकेंड स्लिट के कारण, P1 P3 थर्ड स्लिट के कारण। और ये आयाम जो है हमारे पास ये आर्क के रूप में आ रहा है, और आर्क के रूप में आने का कारण ये है कि जब O से मैं इस सब पॉइंट्स को ज्वाइन करती हूँ तो अपन देखते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड स्लिट के बीच में 2 बीटा है फेज डिफरेंस, फिर सेकेंड और थर्ड के बीच में 4 बीटा हो गया, फिर थर्ड और फोर्थ के बीच में 6 बीटा। तो ये बराबर बराबर फेज डिफरेंस बढ़ता जाएगा। ये इसलिए ये जो भी सदिश हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आके हमें इस तरह से आर्क के रूप में प्राप्त होंगे। माना MP1 P1 P2 P3 P2 P3 की लंबाइयाँ आयाम A0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा के अनुक्रमानुपाती हैं एवं प्रत्येक उत्तर 2 बीटा पर झुकी हुई हैं। इस प्रकार आयामों का बहुभुज बना लेते हैं। अब रेखा MPN परिणामी आयाम R को व्यक्त करती है। यदि बहुभुज का केंद्र हम O मानते हैं तो हमने इस डायग्राम को पहले ड्रॉ कर लिया, अलग अलग इसके अंदर फेज एंगल्स बना लिए, और ये सारे इसके MP1 P1 P2 P2 P3 ये सारे फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड सो ऑन स्लिट्स के कारण आयाम को शो करते हैं। तो MPN हमने इक्वेशन लिखी MP1 डायग्राम की ज्योमेट्री से देखें, अगर हम यहाँ से एक लाइन बीच में मैंने हाफ करी बाइसेक्ट, तो MP1/2 ये एंगल, क्योंकि बाइसेक्टर एंगल अगर 2 बीटा था तो दोनों साइड में एंगल हो जाएगा बीटा एंड बीटा। तो इक्वेशन हो जाएगी MP1/2 इज इक्वल टू 2m साइन बीटा। इस ट्राइंगल से लिया तो MP1 हो गई 2om साइन ऑफ बीटा, और ये जो डिस्टेंसेज है OM OP1 OP2 OP3 ये सारे के सारे सेंटर से आ रहे हैं। तो एक तरह से सारे की सारी त्रिज्याएं हैं जो कि वैल्यूज हमेशा समान होगी। तो सिमिलरली मैं MPN के लिए लिखूँ तो फिर इसको आधा करेंगे तो एंगल कितना हो जाएगा 2n बीटा का n बीटा। तो MPN हो जाएगा 2om साइन ऑफ n बीटा के बराबर। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें तो MPN इज इक्वल टू MP1 साइन n बीटा अपॉन साइन बीटा के बराबर होगा। अब MPN तथा MP1 का मान रखने पर MPN क्या है हमारे पास, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ड्यू टू एन स्लिट, तो यार लिख दी हमने। MP1 है हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ड्यू टू सिंगल स्लिट, जो कि हमें पता है A0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा होता है, और ये है साइन ऑफ n बीटा अपॉन साइन बीटा के बराबर। इक्वेशन नंबर 5 से हमने इसको शो किया है। समीकरण 5 थीटा कोण पर समतल ग्रेटिंग द्वारा परिणामी आयाम को व्यक्त करती है। अब हमारे पास परिणामी आयाम ये आ गया, तो इसके कारण हम अब परिणामी तीव्रता का मान निकालते हैं। परिणामी तीव्रता I हो जाएगी, स्क्वायर कर देंगे, I इज इक्वल टू होता है R स्क्वायर, तो I इज इक्वल टू A0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा के बराबर आ जाएगी, जो कि समीकरण 6 से हमने व्यक्त किया है। समीकरण 6 थीटा कोण पर परिणामी तीव्रता व्यक्त करती है। समीकरण में A0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर पद एक स्लिट्स के विवर्तन के कारण तीव्रता को प्रकट करता है, जबकि साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा पद एन स्लिटों के संयुक्त प्रभाव के कारण तीव्रता को व्यक्त करता है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा प्रिंसिपल मैक्सिमा ये सारी डिस्कस करेंगे।